तो भारत की सड़कों पर एक खामोश क्रांति हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी की क्रांति। सवाल यह है कि क्या साल 2025 वो साल है जब एक आम इंसान के लिए अपनी पेट्रोल गाड़ी छोड़कर एक ईवी खरीदना एक समझदारी का फैसला है? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने के लिए हम 5 जरूरी चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले कीमत का वो पहला झटका जो सबको लगता है। फिर देखेंगे कि गाड़ी चलाने की असली लागत क्या है। उसके बाद पर्यावरण वाली दुविधा को समझेंगे, चार्जिंग की जो चुनौती है उस पर बात करेंगे और आखिर में सरकार के बड़े ईवी मास्टर प्लान को जानेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उस पहली चीज से जिस पर किसी भी खरीदार की नजर सबसे पहले जाती है, गाड़ी का स्टिकर प्राइस। और बस यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। सोचिए, एक ही गाड़ी टाटा नेक्सॉन, लेकिन उसके पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वर्जन की शुरुआती कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है ईवी की बैटरी, जो बहुत महंगी होती है और यही कई लोगों के लिए पहली और सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। लेकिन रुकिए, शुरुआती कीमत तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल तो तब समझ आता है जब हम ये देखते हैं कि इन गाड़ियों को लंबे समय तक रखने और चलाने में असल में कितना पैसा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईवी पर जो ज्यादा पैसा शुरू में लगता है वो बाद में वसूल हो पाता है? इसका जवाब छिपा है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में, मतलब गाड़ी खरीदने से लेकर उसे चलाने तक का पूरा हिसाब किताब। जरा इस नंबर को देखिए, 60,000 से 75,000 रुपए। ये वो रकम है जो एक ईवी मालिक हर साल सिर्फ पेट्रोल के खर्च पर बचाता है, अगर वो साल में करीब 12,000 किलोमीटर गाड़ी चलाता है तो। ये कोई छोटी मोटी बचत नहीं है, ये बहुत बड़ी बचत है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ ईवी चलाने का खर्च सिर्फ 1 से 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर है, वहीं पेट्रोल कार का खर्च 6-7 रुपए से भी ज्यादा है। और तो और ईवी में इंजन के बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते ही नहीं, इसलिए 5 साल का मेंटेनेंस खर्च भी पेट्रोल कार के मुकाबले सिर्फ 1/3 रह जाता है। तो फैसला साफ है, अगर कोई ज्यादा गाड़ी चलाता है तो कुछ ही सालों में ईवी की ज्यादा शुरुआती कीमत उसकी कम रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से पूरी तरह से वसूल हो जाती है। लंबे समय में ईवी ही जेब पर हल्की पड़ती है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े दावे पर। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां सच में हमारे पर्यावरण के लिए एक बेहतर विकल्प हैं? और ये बहुत जायज सवाल है, खास तौर पर भारत जैसे देश में जहां आज भी बिजली का एक बड़ा हिस्सा कोयले से ही बनता है। तो क्या ईवी चलाना सिर्फ प्रदूषण की जगह बदलना है, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह करना? इस पर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन का डेटा बहुत कुछ साफ करता है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि भारत की मौजूदा बिजली व्यवस्था को ध्यान में रखने के बाद भी एक ईवी अपनी पूरी जिंदगी में एक नई पेट्रोल कार के मुकाबले 19 से 34% तक कम प्रदूषण करती है। और हाँ, जब हम लाइफ साइकिल उत्सर्जन कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ गाड़ी चलाने से होने वाला धुआं नहीं है। इसमें गाड़ी बनाने से लेकर उसकी बैटरी बनाने, बिजली पैदा करने और आखिर में उसे स्क्रैप करने तक हर चीज का प्रदूषण शामिल है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जब ईवी बैटरीज को रिसाइकिल किया जाता है तो नए मटेरियल निकालने के मुकाबले पर्यावरण को जबरदस्त फायदा होता है। रिसाइकलिंग में बहुत ही कम प्रदूषण, पानी और एनर्जी लगती है। ये एक सर्कुलर इकोनॉमी का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, पैसों और पर्यावरण की बात हो गई। अब आते हैं उस सबसे बड़ी प्रैक्टिकल मुश्किल पर जो हर ईवी खरीदार के मन में होती है, चार्जिंग। रेंज एंग्जाइटी, ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है। ये वो डर है कि कहीं लंबी दूरी पर गाड़ी की बैटरी बीच रास्ते में ही खत्म ना हो जाए और आसपास कोई चार्जिंग स्टेशन भी ना मिले। और ये चिंता बिल्कुल असली है। वैसे इस चिंता को दूर करने के लिए भारत में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2025 की शुरुआत तक ही देश में 26,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लग चुके थे। ये नंबर तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी मंजिल काफी दूर है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम भारत में ईवी क्रांति की बात करते हैं तो पता है, हम अक्सर गलत जगह देख रहे होते हैं। असली एक्शन कारों में नहीं बल्कि कहीं और हो रहा है। भारत की सड़कों पर असली ईवी क्रांति कारें नहीं बल्कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स ला रहे हैं। देश में जितने भी ईवी बिकते हैं उनमें से 91% से ज्यादा हिस्सा इन्हीं का है। ये सस्ते हैं, शहर की भीड़भाड़ के लिए बेस्ट हैं और इन्हें घर पर चार्ज करना भी बहुत आसान है।
तो सवाल उठता है कि ये जो इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, इसके पीछे कौन है? इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सरकार की दमदार नीतियों और इंडस्ट्री के जोर को। और ये कोई आज की बात नहीं है। सरकार पिछले 1 दशक से इस पर काम कर रही है। पहले फेम आई और फेम 2 जैसी योजनाओं से सब्सिडी दी और अब पीएम ई ड्राइव योजना से बसों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है। सरकार लगातार इस मिशन को आगे बढ़ा रही है। और लक्ष्य बहुत बड़ा है। भारत सरकार चाहती है कि साल 2030 तक देश में बिकने वाली हर 100 नई गाड़ियों में से 30 गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। और इस लक्ष्य को पाने की स्ट्रैटेजी भी बहुत स्मार्ट है। सरकार का फोकस कमर्शियल गाड़ियों पर है। बसें, ट्रक, डिलीवरी वैन, ये गाड़ियां दिन भर चलती हैं। इन्हें इलेक्ट्रिक करने से प्रदूषण और तेल के इंपोर्ट बिल दोनों पर सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। सरकार सिर्फ टारगेट ही नहीं बना रही बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है। पीएम ई बस सेवा के तहत हजारों ई बसें सड़कों पर उतारना, पीएलआई स्कीम से देश में ही बैटरी बनाने को बढ़ावा देना और सबसे बड़ी बात जीएसटी को 28% से घटाकर सिर्फ 5% करना। ये सारे कदम मिलकर इस क्रांति को रफ्तार दे रहे हैं। तो घूम फिरकर हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, क्या 2025 में ईवी पर स्विच करना सही है? देखिए, आंकड़े तो यही बताते हैं कि पैसों और पर्यावरण दोनों लिहाज से ईवी एक जबरदस्त दावेदार है, खासकर पर 2 व्हीलर्स और ज्यादा चलने वाली कारों के लिए। सरकार का मजबूत इरादा इस बदलाव को और तेज कर रहा है। लेकिन असली सवाल अब यह है कि चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस नेटवर्क ये कितनी तेजी से इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर पाते हैं। भविष्य तो इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता कितना स्मूथ होगा ये देखना अभी बाकी है।